नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। ये आधुनिक इतिहास का पहला वीडियो है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत सामान्यतः वहाँ से होती है जब यूरोपीय अंग्रेज लोग भारत में आना शुरू कर देते हैं। किस प्रकार पुर्तगाली, डच, उसके बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भारत में आए और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, उन सब व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली भारत में आए थे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज पुर्तगाली से संबंधित कब पुर्तगाली भारत आए, भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, कब कब करी, कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर आए, उन सब तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम पुर्तगाली कब भारत में आए उससे रिलेटेड है। पुर्तगाली फिर पहले इसका हम लोग सिनेरियो देख लेते हैं कि कौन कौन यूरोपीय कंपनियां भारत आती है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली जो 1498 में भारत आया था और वो था वास्को डी गामा। अगर हमें पूछ ले कि भारत की खोज कब और किसने की थी तो भारत की खोज की थी 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा के द्वारा। फिर सेकंड नंबर पर आए थे डच जो 1595 में आए थे, जो नीदरलैंड के निवासी, नीदरलैंड या हॉलैंड एक ही देश है, वहाँ के निवासी हुआ करते थे। और 3 नंबर पे आते हैं अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से आए थे। और 4 नंबर पे है फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में फ्रांस देश से भारत आए थे। और इस फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार हम क्रम रहेगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। तो आज हमारा ये पूरा टॉपिक पुर्तगालियों से रिलेटेड है। चाहे पुर्तगाली से संबंधित कंप्लीट तथ्यों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत की खोज में यूरोपीय लोग भारत की खोज में क्यों आए, क्या था भारत में। तो सबसे पहले लोगों को समुद्री मार्गों के बारे में ज्ञान नहीं था। तो भारत का यूरोप के साथ में जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। जैसे भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, बेजंतिया साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, इस प्रकार इटली है, भूमध्य सागर के ऊपर फ्रांस, स्पेन के साथ भारत का व्यापार हुआ करता था। एक ही मार्ग था स्थल मार्ग और एक कुछ अरब सागर के माध्यम से भी व्यापार करते थे, लेकिन ये 2 ही मार्ग हुआ करते थे भारत के साथ व्यापार के। भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और बेजंतिया साम्राज्य, इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, उस प्रकार भारत की चीज़ें व्यापार के रूप में जाती थी। तो जब क्या हुआ, यहाँ रोमन साम्राज्य नाम का एक साम्राज्य होता है जो यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र होता है, जैसे तुर्की, ईरान, इराक, यहाँ रोमन साम्राज्य का राज चलता है। तो आगे चलकर रोमन साम्राज्य 2 भागों में बढ़ता है। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिनका इधर अधिकार था, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बेजंतिया साम्राज्य भी बोलते हैं। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेजंतिया साम्राज्य भी बोलते हैं, जो यहाँ चलता था। और इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। अब बात आती है 1453 ईस्वी की। 1453 ईस्वी में पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था बेजंतिया साम्राज्य पर उस्मानियों का अधिकार हो गया। किसका? पूर्वी जो बेजंतिया साम्राज्य था उस पर उस्मानियों ने अधिकार कर लिया और वहां के जो सब लोग थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो भारत के साथ यहां से व्यापार होता था वहां पर अत्यधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किसने? बेजंतिया साम्राज्य पर उस्मानियों का अधिकार हो गया, जिन्होंने भारत से होने वाले व्यापार पर अत्यधिक मात्रा में टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो भारत और यूरोप के साथ व्यापार होता था वो बंद होने लगा है, क्योंकि यूरोपीय लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था, अत्यधिक महंगी मिलती थी वस्तुएं, जिसके कारण टैक्स लगना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो समुद्र में था, अरब सागर में या अरबी आक्रांताओं का राज था, वहाँ पर इसका नियंत्रण था, वो भी ज़्यादा टैक्स लगाते थे। अब हम ये जानेंगे कि यूरोपीय लोगों को भारत की खोज क्यों करी, भारत क्यों इंपॉर्टेंट है यूरोपीय लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए। तो सबसे पहले भारत में यूरोप जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये उत्तर की क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्रों में पड़ने वाले देश है। यहाँ ठंड पड़ती है, ठंड पड़ने के कारण यहाँ के लोग मांस ज़्यादा खाते हैं और मांस से क्या है, उनको शरीर में गर्मी और ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। पुराने समय में यहाँ फ्रीजर वगैरह नहीं होते थे। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे
जो अंग्रेज देश है उनमें जो मांस होता था उसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। भारतीय मसाले वहाँ बहुत अच्छी कीमत में बिकते थे। जो भारतीय मसाले उन मांस को एक फ्रीजर के रूप में लेपित करके रखते थे, जो मांस ज़्यादा लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता था। उस टाइम रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, ऐसी कूलिंग की व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण भारत की खोज करना यूरोपीय के लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये दो रास्ते व्यापार के बंद हो चुके थे। तो भारत की खोज के लिए सबसे पहले एक छोटा सा देश है यहाँ स्पेन। स्पेन देश का एक यात्री था कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन उसको सही रास्ते का पता नहीं होने के कारण वो अमेरिका चला गया। इस प्रकार अमेरिका जाकर बस गए कुछ लोग, कुछ यूरोपीय भी अमेरिका का पता चल गया दुनिया को भी यहाँ अमेरिका पड़ता है। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। कोलंबस स्पेन देश का निवासी था, भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका की खोज हो गई थी। और भारतीय जो मसाले हुआ करते थे उसकी मांग यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक थी, जो 60 गुना लाभ, भारत में जो मसाले थे 60 गुना लाभ के साथ वहां बिकते थे। अब देखते हैं बेजंतिया साम्राज्य के जो बेजंतिया पर अधिकार हो गया उस्मानियों का। उस्मानी अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे बेजंतिया साम्राज्य के विद्वान लोग। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को लेकर यूरोप की ओर चल दिए। जितने भी धर्म ग्रंथ थे वहाँ के विद्वान लोगों के, उन्होंने विद्वान लोगों ने इटली है, यूरोपीय देशों में जाकर बस गए और उन्होंने धर्म ग्रंथों को फिर से खंगाल कर देखा कि जो अगर भगवान के प्रति लोगों की रुचि थी वो कम हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ईसाई धर्म अच्छा होता, अगर भगवान ही होता तो हमें उस्मानी जो आक्रमणकारी थे उनसे बचा लेता। लोगों में तर्क शक्ति पैदा हो गई, ज्ञान विज्ञान और अन्वेषण लोगों की सोच में वृद्धि हुई, जिससे विकास हुआ, यंत्रीकरण हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण की भावना विकसित हुई। सब विद्वान लोग यूरोप में हुए, इसी को यूरोप का पुनर्जागरण बोलते हैं। मतलब दुनिया की जो एक मानसिक जो स्थिति थी उसको दबी हुई थी, उसको पुनः विकसित करने का अवसर मिल गया उनको। इस प्रकार जो मानवीय सोच थी जो ईश्वर के ऊपर टिकी हुई थी, ईश्वर की धारणा को गलत बताते हुए उनकी मानसिक जो शक्ति थी उनमें विकास हो गया और यूरोपीय लोग समुद्री यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में अन्वेषण करके, खोज करके पूरी जो दुनिया होती है उस पर राज करने का प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। अब अपन देखते हैं स्पेन का निवासी जो कोलंबस था वो अमेरिका चला गया, अमेरिका की खोज हुई। और पुर्तगाली प्रिंस हेनरी नाम का पुर्तगाल का एक राजा था जिसने अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार किया। देखो भारत जाने के लिए यहाँ कुछ पहले वो नहर वगैरह नहीं थी, जिसके कारण भारत की खोज यहाँ से करते थे। भारत यहाँ पड़ता है, पूरा अटलांटिक महासागर है बीच में, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके फिर यहाँ भारत आना पड़ता था। सबसे पहले पुर्तगाल का एक प्रिंस हेनरी था जिसने अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार किया। अफ्रीका जैसे पुर्तगाल से यहाँ निकलने अफ्रीका के पूरा पश्चिमी तट का यहाँ तक का नक्शा तैयार किया। किसने? प्रिंस हेनरी नामक पुर्तगाली राजा के द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा तैयार किया गया, जिसे द नेविगेटर के, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, द नेविगेटर के नाम से किसे जाना जाता है? प्रिंस हेनरी को। बार्थोल्यूमो डियाज को केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। पुर्तगाल का वो पहला व्यक्ति था जो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यहां तक पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? बार्थोल्यूमो डियाज। एक दो तीन बार आप प्रयास करेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। बार्थोल्यूमो डियाज केप ऑफ गुड होप तक सबसे पहले पहुंचा। अब भारत की खोज के लिए एक नया मंच तैयार किया गया वहां पुर्तगाली नेवियों के द्वारा। वास्को डी गामा के नेतृत्व में एक दल तैयार किया गया जो 1447 में शुरू हुआ था। वास्को डी गामा एक दल निकला जो यहाँ पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी सहारे के तट से होता हुआ यहाँ पर एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनिक। क्या था? अब्दुल मनिक नामक पथ प्रदर्शक की सहायता लेते हुए वो भारत में केरल राज्य के कलिकट नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था। कौन? पुर्तगाल का वास्को डी गामा 1497 में निकला और 1498 में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पर कालीकट का राजा हुआ करता था जमोरिन नामक
राजा के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। और जो वास्को डी गामा भारत से जो सामान मसाले ले गया था उसकी यूरोप में 60 गुना लाभ मुनाफा कमाया। अत्यधिक डिमांड थी यूरोप में भारतीय मसालों की, जिसके कारण 1498 में पुर्तगाल की एक कंपनी थी एस्तादो दे इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने के लिए एस्तादो दे इंडिया पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। और पहला गवर्नर जनरल था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर जनरल भारत कब आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। क्यों फ्रांसिस्को दे अल्मोडिना ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए अपनाई क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर का, ये अरब सागर का क्षेत्र है, इस पर कब्जा करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्षेत्र है वो भारत के व्यापार का सबसे अच्छा समुद्री रास्ता है, दूसरों को कोई अरब आक्रांता है यहाँ पर राज नियंत्रण स्थापित न कर ले, इसलिए उन्होंने समुद्री सुरक्षा को सबसे पहले बढ़ावा दिया। किसने? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। यह प्रश्न पूछा भी जाता है, सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, तो वो था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। ये पुर्तगाल का गवर्नर हुआ करता था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करके भारत के साथ में सुरक्षात्मक व्यापार करना। दूसरा गवर्नर जनरल था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। गोवा को क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले राजनीतिक अधिकार करना शुरू कर दिया, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले किसको जीता? गोवा क्षेत्र को जीता था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। किसने जीता? 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। और पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में गोवा भारत तो 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे अंत में भारत से गए कौन? पुर्तगाली। और अगला आता है अल्फांसो डी सूजा। ये भी पुर्तगाली गवर्नर आया था और इसके काल में एक ईसाई धर्मगुरु जिसका नाम है सेंट जोवियर, ये भारत आए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। कौन आए? अल्फांसो डी सूजा, जो गवर्नर जनरल था उसके काल में सेंट जोवियर है, वो भारत आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उनका पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धर्म की जो गतिविधियां थी वो उस्मानियों के द्वारा रोक दी गई थी। इसके कारण एक थी परमिट प्रणाली, ये भी पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई। हिंद महासागर पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके उन्होंने हिंद महासागर पर टैक्स व्यवस्था शुरू कर दी कि अगर कोई भी साधन हवाई जहाज वगैरह वहाँ से जाता है तो वहाँ से टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स वसूलने की जो प्रणाली थी उसको परमिट प्रणाली या कॉर्टेज बोलते हैं। कॉर्टेज प्रणाली, हिंद महासागर पर टैक्स वसूलना, ये कॉर्टेज प्रणाली किसने शुरू की? अल्फांसो डी सूजा ने। अगला अब देखते हैं कि पुर्तगाली पूरे यहाँ पर अपना राज स्थापित कर चुके थे और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री है ना भारत में, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की गई 1503 में कोचीन स्थान पर। कहाँ? 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इस प्रकार पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण हो गया। फिर भी पुर्तगाली है वो अंग्रेजों से आगे जाकर 1759 ईस्वी में, कब? 1759 ईस्वी में सबसे पहले बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। और पुर्तगालियों को जितने भी पुर्तगाली अधिकार कर रहे थे उन सबको नियंत्रित कर व्यापार तक सीमित कर दिया। उनको अंग्रेजों ने हराया था 1759 में बेदरा के युद्ध में पुर्तगालियों को। अब पुर्तगाली साम्राज्य इतना फल फूल रहा था, भारत में कई फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, लेकिन वो उनका पतन क्यों आता? पहला पतन हुआ, पतन होने के कारण पुर्तगालियों का था ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्योंकि वो भारत में लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया और सेंट जोवियर नामक एक ईसाई धर्मगुरु भी आ गए। भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया, जिसके कारण भारतीयों ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया ईसाई धर्म के प्रचार के कारण। दूसरा था भारतीय संस्कृति के प्रति खिलवाड़, अर्थात भारत के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में ज़्यादा जानने की इजाज़त दे दी गई। ये सब भारतीय संस्कृति को
के प्रति खिलाफ होने के कारण लोगों ने विरोध किया और शक्तिशाली यूरोपियों का प्रवेश, पुर्तगाल एक शक्तिशाली देश नहीं था, वहाँ से अंग्रेज है, ब्रिटेन के लोग हैं, फ्रांस के हैं, वो उन्होंने आना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये कमज़ोर होते गए। अब भारत में पुर्तगाल क्या सिखा के गए भारतीयों को पहली चीज़ सिखाए गए गन्ना, पपीता, तंबाकू, लाल मिर्च की खेती शुरुआत हुई। भारत में भारतीयों को किसने सिखाई? गन्ने की, पपीता, तंबाकू। मेन इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तंबाकू की खेती भारत ने किससे सीखी? तो पुर्तगाली सिखा कर गए थे, पुर्तगाली। लाल मिर्च, इन गन्ना, पपीता, तंबाकू, लाल मिर्च और इनकी शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा, और वहाँ पर केरल में इनकी खेती भी शुरुआत कर दी गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में पुर्तगालियों द्वारा की गई। कब? गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई 1556 में, गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा। और एक शैली थी गोथिक शैली, जो भवन निर्माण की शैली है, और ये भी गोवा में भवन से संबंधित हमें वहाँ के मकान हैं, वहाँ की जो भवन है वहाँ गोथिक शैली के हमने मिलते हैं। ये गोथिक शैली भी पुर्तगालियों की देन है और इसके अधिकतर जो भवन निर्माण है ये गोवा में मिलते हैं। इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से जो पुर्तगालियों का समग्र इतिहास हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।